गाड़ी एक फ्लैट्स वाली बिल्डिंग की पार्किंग एरिया में रुकी थी। ताबिश ने मम्मी को बड़ी सी चादर में लपेट रखा था और ये वो बिल्डिंग थी जिसमें अपर क्लास लोगों से ताल्लुक़ रखने वाले महंगे तरीन और आसाइश फ्लैट्स थे, जहाँ लोग बस अपने काम से काम रखते थे। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं था और किसी हद तक गैर गुंजान आबाद इलाका था। इसे अब तक बस इक्का दुक्का लोग नजर आए थे। मोना जिसे उठाए वो अपने फ्लैट तक पहुंचा था, चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होकर डोर लॉक कर लिया। पूरा फ्लैट इस मैगी नूडल्स प्रिंसेस के ख्वाब और जुनून के मुताबिक डिज्नी थीम के मुताबिक सजा हुआ था, जहाँ पर अब वो था और इसकी प्रिंसेस उसे लाकर अपने बेडरूम में बेड पर लटाया जो किसी महल के कमरे का मंजर पेश कर रहा था। मगर इसकी प्रिंसेस की शर्ट और पिंक ट्राउज़र में थी। ताबिश को हंसी आई। वो किचन में गया और खाने के सब इंतजामात देखे जो तकरीबन मुकम्मल ही थे। वापस बेडरूम में आया, कुछ सोचा और इसके पहलू में लेटकर इसके उठने का इंतज़ार करने लगा। भारी होते पपोटों के साथ मम्मी की तकरीबन 10:30 बजे आँख खुली। उंगली से नरम पुरों से अपनी आंखें सहलाई, फिर एक जानलेवा अंगड़ाई ली और दाएं करवट लेटी हुई थी। होश ठिकाने लगे तो जल्द एहसास हो गया कि वो एहसन विला वाले अपने बेडरूम में नहीं है। ड्रेसिंग के शीशे के रिफ्लेक्शंस में पूरे रूम को देखा। यह तो किसी महल के कमरे जैसा कमरा है जो जालियों, पर्दों और फूलों से सजाया गया है। वो मबहूत सी देखी गई, फिर जल्द ही एहसास हुआ अपनी पुश्त की जानिब से आती मखसूस खुशबू और सांसों की हल्की भारी आवाज़। मतलब वो इसके पहलू में मौजूद है। ये सब ताशू ने किया इसके लिए, इसकी हर अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, इसे ज़िंदगी की हर खुशी देने के लिए, क्योंकि वो इस कदर सरप्राइज़ थी और खुश थी कि बयान नहीं कर सकती थी अपनी फीलिंग्स। तभी अंगूठा दांतों तले दबाकर अपनी हंसी रोकी तो ये सरप्राइज़ था। तभी राज ताशू ने रात इसे बेहोश किया। वो आईने में देख चुकी थी कि इसके पीछे ताशू है। ताबिश ने करवट बदली और इस पर हावी हुआ, इसकी कमर के गिर्द बाजू लपेटा और टांगों पर अपनी टांग रखी। पिछली गर्दन पर गुस्ताखियाँ करते इसके लब महसूस हुए तो मोमी की जान हवा हुई। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने आपको सॉरी दे दी? ताशू दूर हटे मुझसे। मम्मी ने फिर कोशिश की थी कि इसका लहजा संजीदा रहे, मगर ताबिश को असर नहीं हुआ था। तो मुझे कल ही सॉरी दे चुकी हो मैगी नूडल्स प्रिंसेस। ताबिश ने इसे कर्ली करने वालों में मुंह दिया, मगर इसका एक हाथ जब पेट पर रेंगता महसूस हुआ तो मम्मी के होश उड़े। ताशू ये क्या बदतमीजी! हाथ पीछे हटाया इसने। इसके हाथ पर एक चिप्त लगाई, मगर अब वो एक झटके से इसे सीधा करके इस पर हावी हुआ था। ये बदतमीजी थोड़ी है, बदतमीजी तो वो थी जो कल मैंने की थी, मगर तब तो तुम मुझे दूर हटाने के बजाय अपनी जानिब खींच रही थी, जिसका मतलब जानती हो क्या था? कि आगे बढ़ो ताशू और मुझे जितना मर्जी प्यार कर लो। इसकी वजाहत दो मोना डार्लिंग। बहका हुआ सा लहजा था। मोमना को लगा इस पर गड़ो पानी डाला गया हो तो मुकरना सच ज़रूरी था। कब? ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसने निगाहें चुराई। इधर मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो मोना जान। ताशू पुकारने की देर थी इसके, फिर होंठों की सख्ती आई थी जब वो मुकम्मल इस पर झुका खुद को सराप कर रहा था। जाने क्यों, मगर हर बार ताबिश से महसूस करने में शिद्दत बढ़ जाती थी। अब भी मम्मी को लगा वो फना हो जाएगी। ताबिश ने इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाई थी और इसके बुरी तरह मचलने पर नरमी से अलग हुआ और दिलचस्पी से इसका सुरखरारी चेहरा देखा। आप बहुत बुरे हैं ताबिश, मुझे यहाँ नहीं रहना, सिराज पेंशन चलें। इसने अब ताशू कहने की गलती हरगिज़ नहीं की थी। वो इसकी इस एहतियात पर गहरा मुस्कुराया। ठीक है चलते हैं, पहले मेरी शर्ट वापस दो। ताबिश ने इसकी शर्ट का ऊपरी बटन खोला। मम्मी को अब पता चला कि वो उसकी शर्ट में है। हैरत से आंखें फैल गई। ये आपने? वो शर्मो यहाँ से दौड़ी होती बोल भी नहीं पाई थी। हाँ मैंने, इसे इत्मीनान से जवाब आया। वो इसकी शर्ट का दूसरा बटन खोलना चाहता था जब मम्मी ने तड़प कर इसका हाथ पकड़ा। ताशू ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें क्या लगता है मुन्ना क्या करने लगा हूँ? हाँ। खुमार आलूद निगाहें बहकी बहकी से थीं। उल्टा इसे सवाल पूछ बैठा। इसकी शहरक पर अपने सुलगते लब रखे थे और इसके इरादे भांप कर मम्मी के होश उड़े थे। ताशू रुखसती के बाद वो इसके पागल गुर्बत में बोल भी नहीं पा रही थी। वो तो तुम्हारे पापा से आज सुबह ही ले आया मैं। अब ये रुखसती के बाद वाला ही प्रोसीजर है। इसके बाद कल रिसेप्शन। वो मासूमियत से मदहोश सा बोला, जैसे इसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया हो। लम्हा ब लम्हा बढ़ती इसकी नज़दीकियाँ इसकी जान ले रही थी। ताशू मैं मर जाऊँगी, इस लरजते काँपते कहा। और मैं और ज़रा सा भी तुमसे दूर रहा मैं मर जाऊँगी। इसके गर्दन में मुँह देकर मुकम्मल मदहोश सा बोला। और उससे प्यास कहाँ बुझती है, मौसला धार तो बरस मेरी जान। और मलिक ताबिश राज आज उस पर बिन बादल बरसात बनकर ही तो बरसा था जिसने इसे पूर अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोया था। शब विसाल है गुल कर दो इन चिरागों को, खुशी की बज़म में के काम जलने वालों का। वो टेबल पर गर्मा गर्म लंच लगाकर इसे बेडरूम में उठाने आया था। वो इसकी लाई गई पर्पल फ्रॉक में बेड पर इसकी शिद्दत से ढाल बेहाल सी गहरी नींद में थी। कब रोक पाई थी इस मुँहजोड़ बेलगाम तूफान को? इसके जज्बों पर बंद नहीं बांध पाई थी, बल्कि इसे अपना आप सौंप दिया था कि वही तो इसके जिस्म जान का मालिक था, तो इसको अपनाने में आड़ किया। मोना जान। ताबिश ने इसे पुकारा और कंधे से ताम कर इसे लाया। उठो यार, लंच का टाइम हो गया है, फिर सिराज पेंशन भी जाना है। मामा का फ़ोन आ चुका है। एक मरतबा ताबिश ने इसके चेहरे से बाल पीछे किए। इसने बोझल सी आंखें खोलकर इसे देखा और बुरा सा मुँह बनाकर करवट बदल ली। इस वक्त इसकी आंखों में देखना मुश्किल तरीन अमर था। अब जिस अंदाज से इसे देख रहा था मोमी सरतापा सुर्ख हुई। तभी इसने परे मुँह करके निगाहें चुरा ली थी। अच्छा आप जाएं, मैं आती हूँ। वो अपनी ही कैफियत से झिंझला रही थी। वो
मुस्कुराकर बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद वो झिझकते घने बालों का जूड़ा बनाते किचन में दाखिल हुई थी। ताबिश ने इसके लिए चेयर पीछे की, खुद इसके पहलू में बैठा। जल्दी से खा लो, फिर निकलना है, ताबिश ने कहा और इसे अपने हाथों से खाना खिलाया। वो जो चुपचाप खाई गई, अब भी इसकी निगाहों में कुछ ऐसे मासूम थे कि वो खुद में सिमटी जा रही थी। इसकी गुस्ताख गहरी निगाह मोमी की नाजुक वजूद के आर पार हो रही थी। लंच के बाद इसने ताशु का हाथ थामे फ्लैट घूम फिर कर देखा। यूँ लगता था छोटी सी सल्तनत है जिसकी वो शहजादी है और वो इसका शहजादा इसे यूं ही ताउम्र अपनी पलकों पर बिठाए रखेगा। वो इस फ्लैट में चहकती फिरी बालकनी के बाहर खूबसूरत मंजर में खोए थे जब ताबिश का फ़ोन रिंग हुआ और वो मुतज्जा हुआ। घर के लैंडलाइन से एक कॉल थी। इसने बालकनी में आकर रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम, ताबिश ने समझा सिद्दीक़ा बेगम है। वालेकुम सलाम। ताबिश कहाँ हैं? आप किधर हैं? कल के लिए गए हैं और अभी तक घर में नहीं आ क्या? कुछ हुआ तो नहीं कि आप किधर हैं? फ़ोन से सीरत की झिझलाई सी आवाज़ हो गई तो इसने हैरत से फ़ोन को अपने सामने करके देखा। या इसने दुरुस्त सुना है और मेरे मुतालिक ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें क्यों और खसूसी में चाहिए? मैं सीरत फ़ैज़ान सिराज। काफ़ी ठंडा ठार और सर्द सा लहजा था ताबिश का। वो अपनी जल्दबाजी पर गड़बड़ाई। मेरा मतलब है नेहा ने कल से मेरे कान खा लिए हैं पूछ पूछ कर। ताशु की तरह बेजार कर दिया है मुझे। मैं तो बस इसी की वजह से पूछ रही थी। इसने बात बनाई। फ्राइट में आकर बता दूंगा कि किधर था, तुम परेशान मत हो, ताबिश ने कहा। मगर सामने वो भी ढीठ इब्ने ढीठ। तो अगर आप मुझे बता दोगे तो ताबिश आप किधर हैं तो आपका क्या चला जाएगा? वैसे इसके लहजे में कुछ था कि ताबिश बुरी तरह चौंका था। वो क्या हिसाब किताब लगाए बैठी थी। क्या सोच क्या रही थी आखिर? और तुम ये जानने में क्यों इतनी दिलचस्पी है सीरत? इसने संजीदगी से अपने शक को यकीन में बदलने के लिए पूछा। क्योंकि मुझे अब अपनी ज़िंदगी में इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तुम में ही दिलचस्पी है, मलिक ताबिश राज। सीरत ने सुकून से एतराफ़ किया। ताबिश की आंखें उसकी दीदा दिलेरी पर हैरत से फैल गई थी। इसके तो कॉन्फिडेंस को भी दाद देने का दिल कर रहा था ताबिश का। ये जानते हुए भी कि अब मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हें मुझ में दिलचस्पी है। ताबिश ने इसके खुद गर्जी और बेहसी की इंतहा चेक करनी चाहिए तभी ये सवाल पूछा था। वो कोई बड़ी बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इस कल की बच्ची से ना इसे पढ़ना चाहिए और मुझे यकीन है कि तुम हमारे बीच इंसाफ करोगे, हमें बराबर के हकूक़ दोगे। वह अब भी सुकून से बोली थी। बात दरअसल यह है सीरत फ़िज़ान सिराज, तुम मरकर भी दोबारा पैदा हो जाओ तब भी मोना की जगह नहीं ले सकती। कम अज़ कम इश्क है वो मेरा, जुनून, मोहब्बत, प्यार या जो मर्ज़ी समझ लो। तुमसे महज हमदर्दी से तुम जाने क्या समझ बैठी, मगर फ़िक्र मत करो, कल रुखसती और रिसेप्शन के बाद तुम्हारी गलतफ़हमी भी दूर हो जाएगी। ताबिश ने एक लफ्ज़ चबाकर कहा था। मैं ये रुखसती नहीं होने दूँगी ताबिश, ये रुखसती नहीं हो सकती। वो तुम्हारे करीब नहीं आ सकती, तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। वो सिसक पड़ी और फूट फूट कर रोई थी। अच्छा ऐसा क्या? ताबिश ने कुछ कहे बगैर, जवाब दिए बगैर फ़ोन खटाक से इसके मुंह पर बंद किया था। अब कहने सुनने का वक्त गुजर चुका था। अब तो इसे हकीकत दिखानी थी। तलख हकीकत। तभी ताबिश को दाजान का फ़ोन आया था और इसे मोना के साथ इतने खूबसूरत लम्हात को छोड़कर सिराज मैंशन जाना पड़ा। सीरत जले पैर की बिल्ली बनी पूरा सिराज मैंशन में चकराती फिर रही थी। न ताबिश था न घर में, न मोमी का कुछ अता पता था। आखिर दोनों गए तो गए किधर थे? वो दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। वो पूरी तरह अपनी उंगलियां चरखा रही थी जब मखसूस गाड़ी की आवाज़ पर वो बाहर की जानिब भागी। बाहर निकल कर देखा और बरामदे की ओट में होकर देखने लगी कि वो अकेला है या इसके साथ कोई और है। इधर ताबिश गाड़ी से उतरा था। गाड़ी से उतरकर कुछ गैर मामूली सा महसूस हुआ, मगर फिर पता चल ही गया कि पोर्च में करीबी बरामदे में खड़ी एक हस्ती का बड़े गमले के पीछे से हल्का सा लहराता आंचल नजर आया तो उसके माथे पर बल आए, मगर वह खुश भी हुआ। इसका मिजाज दुरुस्त करने का मौका तो अल्लाह ताला ने फ़राहम कर दिया था। जो एक मरतबा फिर उसकी खुशियों पर नज़र लगाने आन पहुंची थी, मगर अब सामने ताबिश की चट्टानों से मोहब्बत थी जो किसी के बाप से नहीं डरती थी। वो जो बड़ी सी चादर में लिपटी इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी, बुरी तरह कन्फ्यूज़ होकर अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी और गाड़ी से नहीं उतर रही थी। ताबिश गहरा मुस्कुराया और इसकी जानिब आया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसे कलाई से थाम कर बाहर निकाला और गाड़ी की से लगाकर इसके इर्द गिर्द बाजू रखे। क्या हुआ मोना जान? जज्बों से चूर लहजा था जैसे आज सुबह था। मोना को झुंझरी सी आई थी। मोताशु घर में सबको पता चल गया तो इसे जाने कौन सी परेशानी लाहिक थी। ताबिश कहका लगाकर हंस पड़ा। कि हम क्या कारनामा सर अंजाम देकर आए हैं ये पता चल गया तो ताबिश ने छेड़ा तो वो रूहान सी होकर इस सीने पर मुक्के बरसाए। ताशु आप बहुत बुरे हैं, बहुत ख़राब हैं, बहुत गंदे हैं। मोना ने अपना हिसाब बेबाक करना चाहा। यूँ तो फिर दुनिया का हर शौहर ख़राब और गंदा हुआ जो अपनी बीवी से बेतहाशा मोहब्बत करता है। अकेले मुझे कसूरवार क्यों ठहरा रही हो जाने मन? ताबिश ने इसके नाजुक कमर के गिर्द बाजू हमायल करके मैगी नूडल्स के लटकान के पीछे की। ताशु आपने क्यों किया वो सब मेरे साथ? मुझे डर लग रहा है।
वो लड़ती कांपती मुजरिम की तरह इसके सीने में छुपी इसकी आंखों में आई नमी ताबिश की शर्ट में जज्ब हुई। लिसन मोना जान, ताबिश ने तड़प कर इसे अपने सीने से निकाल कर अपने सीम सामने करना चाहा, मगर इसने अपना मुंह छुपाए रखा। ताबिश ने एक सर्द सी आ बढ़ी। व्हाट द हेल मोना, पूरी दुनिया को भी पता चल जाए कि हम दोनों एक हो चुके हैं तो यकीन करो मुझे रत्ती बराबर परवाह नहीं है। और रही घर वालों की बात तो घर वालों समेत पूरी दुनिया को पता है। ताबिश मोना, ताबिश सिराज ताशु की और रहेगी और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। दुनिया के कोई ताकत अल्लाह ताला के हमसे हमें अलग नहीं कर सकती। तुम सिर्फ मेरे लिए बनाई गई हो। आई समझ में बात। जाओ बेशक मम्मा को धड़ल्ले से जाकर बताओ कि आपके पोते के लिए तैयारी करके आए हैं हम दोनों। बड़ी संजीदगी से मोना को समझाते और वहाँ खड़े किसी वजूद को एक बात बावर करवाते हैं। इसका लहजा फिर शरीर हुआ था। ताशु मोमी ने इसके कंधे पर फिर जोरदार मुक्का जड़ा। वो फिर कहका लगाकर हंस पड़ा। मत बोलो ताशु, कहीं फिर ये दरी तुम्हारे होठों से लिपट गया और किसी ने देख लिया तो फिर तुम नहीं बैठ कर रोना है। ताशु ने इसकी गर्दन के गिर्द हाथ लपेट कर इसका चेहरा अपने सीने से निकाला और इसके होठों को फिर अपने होठों में। ताशु छोड़े मुझे, कोई आ जाएगा। ये तो तुम सुबह भी बोल रही थी। क्या हुआ? मैंने तुम्हारी बात मानी, तुम्हारी अपनी जाने करके ही रहा। अब कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी गुजारिश पर गौर करने के तुम्हें छोड़ दो। ताबिश मदहोश सा इसके सांसों के मजीद करीब आया। क्या करूँ? मोना ने जल्दी से कहते अपनी जान छुड़ाना चाहिए। किस्में डरवाई। मोमी को इसकी इस बेवकूफ़ी की ज़रा उम्मीद नहीं थी। बट ताशु, आप पागल हो गए हैं। हाँ, तुम्हारे इश्क ने पागल कर दिया है मुझे, इसने इत्मीनान से एतराफ़ किया। मैं रो दूंगी। ताशु पीछे हटे। इसने उंगली उठाकर वार्निंग दी। वो तो तुम सुबह भी रोई थी। हट गया था मैं पीछे। ताबिश ने हवा में बात उड़ाई, मगर फिक्र मुझे बस इस बात की कि रोती बसूरती दुल्हन कैसी लगेगी आज, जबकि दूल्हा इस कदर हैंडसम होगा। ताबिश ने से फिर छेड़ा। हाँ, खूबसूरत दुल्हन तो मैं लगूंगी, आप तो बुढ़े अंकल लगेंगे। मोमी ने अपना हिसाब बेबाक किया तो ताबिश फिर कहका लगाकर हंस पड़ा। 29 साल का बुढ़ा नहीं होता। बेगम आपकी खिदमत में शिकायत का मौका दिया तो फिर कहना। वो इसका एक हाथ में पकड़कर इसके नरम गदास गाल पर अपनी मूछें और हल्की बड़ी भेड़ पूरी तरह रब करते बोला। ताशु, पागल हैं आप? वो दान पीसती दोनों हाथों से इसे सीने से पर धकेलती भाग गई थी। वो देर तक हंसता रहा, मुस्कुराता। थोड़ी आगे बढ़ा तो सामने ही धुआं धुआं चेहरे ली खड़ी थी और यही तो वो देखना चाहता था, तभी तो ये हरकतें कर रहा था। नहीं तो वो घर में ये सब करने का ज़रा सा भी रिस्क ना ले कि कभी कहीं से भी कोई भी आ सकता था। वो इसे नज़रअंदाज करता इत्मीनान से चलता अपने रूम में चला गया। वो बेतहाशा रोती अपने कमरे में आकर बंद हुई थी। सिराज मेंशन में काफ़ी गहमा गहमी थी। सब घर वाले तैयार हो रहे थे। दुल्हन पालने पहुंच गई थी। नवाईद हसन भी धड़े चले आए थे और अब सलमा बेगम के रूम में ही तैयार हो रहे थे। वो बेचैन से सोफे पर तैयार होकर पहलू बदल रही थी और ब्लैक डिनर सूट पहने आईने के सामने खड़े खुद पर परफ्यूम छिड़क रहे थे। मुसलसल सलमा बेगम का दिलकश सरापा आंखों के जरिए दिल में उतार रहे थे। जो लाइट का पीच कलर की साड़ी पहने, शॉल कंधों पर गिराए, घने कर्ली बालों का चूड़ा बनाए, पिंक ग्लॉस लगाए, कानों में नफीस बिंदे डाले, आज भी पहले दिन से हसीन लग रही थी या अभी अपने दिल के ज़्यादा करीब लग रही थी। सलमा, ये घड़ी बांध देंगी? नवीद हसन ने जानबूझकर इन्हें अपने पास बुलाया तो उठकर संजीदगी से पास आई और इन्हें घड़ी बांधने लगी। इस रुखसती के बाद मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो सलमा, उन्होंने अपना मतलब बयान किया। क्यों? इस बुढ़ापे में आपको अपनी तन्हाई की फ़िक्र है? अब भी अपने ही कर्ज से ले जाना चाहते हैं आप मुझे? सलमा बेगम का लहजा बेतासुर था। नवीद हसन के दिल को कुछ हुआ नहीं। तुम्हारी तन्हाई के ख्याल से ले जाना चाहता हूँ। तुम्हें यकीन करो मेरा, ये तो तुम भी जानती हो कि मैं इस दुनिया में अब तुम्हारा कोई अगर मजबूत रिश्ता, सहारा और साहिबान है तो वो मैं हूँ। वो बोलकर खामोश हुए थे। और तब ये रिश्ता, सहारा और साहिबान कहाँ था जब मुझे इन सब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? हाँ बोले नवीद हसन। वो रोती हुई फट पड़ी थी। आई एम सॉरी सलमा, मैं अल्फाज कहाँ से लाऊं जिनसे मुझे तुमसे तब माफ़ी मिल जाए, पर खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। नवीद हसन ने इन्हें सीने से लगाया था। वो देर तक अपना रोकर गलत करती रही थी और नवीद हसन ने सुकून से आंखें मूंदे रखी। आज जब मम्मी के पराए हो जाने का ख्याल आया तो इनका दिल फिर भर आया था। किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत थी जो नवीद हसन ने इन्हें दिया तो वो बिखर गई, मगर नवीद हसन ने इन्हें समेट लिया था। वो आज भी पहले से हसीन और खूबसूरत लग रही हो। सलमा, बाखुदा सदका उतार लो, कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। नवीद हसन ने मुस्कुराते शरारत अमेज़ लहजे में कहा तो सलमा बुरी तरह झीम कर इनसे दूर हटी। आपको शर्म आनी चाहिए इस उम्र में लाइन मारते हुए, वो भी आज जब आपकी बेटी का रिसेप्शन है। सलमा ने मसनूई खफगी से कहा तो वह कह लगा कर हंस पड़े। अब सामने वाला इतना हसीन हो तो क्या हर्ज है लाइन मारने में? वो इनके कंधे का गिर्द लाड़ से बाजू हमाइल करते बोले। अब चलें, देर हो रही है। हाँ, देर तो बहुत हो चुकी है, मगर सलमा अब क्या मेरे साथ चलोगी? नवीद हसन ने पूछा तो सलमा ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। नवीद हसन ने सरखुशी में इनके माथे पर अपने लब रखे। वो इनके तेवर देखकर गड़बड़ाकर पीछे हटी थी और नवीद हसन गहरा मुस्कुराए और इनके हमरा बाहर निकले थे।
शहर के बड़े से हॉल में रंगों का सैलाब उमड़ आया था। रात के 8 बजे का वक्त था। दूल्हे नेवी ब्लू थ्री पीस में खड़े भरपूर मर्दाना वजाहत के साथ मेहमानों को वेलकम कर रहे थे। सब मेहमान पहुंच चुके थे और ब्राइडल रूम में थी। सब मेहमान पहुंच चुके थे। वो दोनों अपनी अपनी माओं के साथ दुल्हनों को लाने ब्राइडल रूम पहुंचे। दरवाजे पर ही दोनों ठिठक कर रुके थे। मम्मी ने डल गोल्डन रेड क्लास का लहंगा पहना था और अरफा ने डल गोल्डन ऑरेंज कंट्रास्ट का। यूँ लगता था आसमानों से परियां उतर आई हैं, ऐसे तीखा। और शाहज़ा बेगम ने पीछे मुड़कर इन्हें देखा, जो अपनी अपनी जगह पर ही जमकर खड़े हो गए थे। उन्होंने पीछे मुड़कर गला खनकारा। शरारत से तो इन्हें होश आया। सबसे पहले ताशु ही आके बढ़ा और इसके करीब सामने जाकर इसके सामने अपनी चौड़ी हथेली किसी सवाली की तरह फैलाई। हुसन के देवी के नाम एक देवता का सलाम। सलाम इन जुल्फों के नाम जिनसे चांद भी ठंडक मांगे। सलाम इन कंधारी होंठों के नाम जिनसे गुलाब भी रंग मांगे। सलाम इन आंखों के नाम जिनसे शराब भी नशा मांगे। मोमी ने अपना मकबली हाथ इस बेहद शानदार शख्स के मजबूत हाथ को रखा था और उठ खड़ी हुई। सयाम ने भी अपना हाथ अरफा के सामने फैलाया। इसने भी सयाम का हाथ थामा और खड़ी हुई। मम्मी और अरफा के सब्र तहम्मुल का फल इन्हें आज मिला था। इनके चाहने वालों को इनको पलकों पर बिठाने वाली आज इनकी हमराही में कदम उठाती अब स्टेज की जानिब कदम उठा रही थी। इन्हें पूरी ज़िंदगी इसी तरह अपने लिए संभाल कर सेंस कर रखने के लिए चांद सूरज, चंदे आफ्ताब और चंदे महताब की जोड़ियाँ लग रही थी। जिसने भी एक मरतबा देखा माशाल्लाह ज़रूर कहा कि कहीं नज़र न लग जाए इनको। सीरत उदास सी एक कोने में बैठी थी। कल आगाही का दिन था। अपनी हर गलती बल्कि हर गुनाह पर पछताने का दिन था। वो सारी रात रोई थी। बेजार सारी रात अल्लाह ताला से रोकर गुनाहों, बदनीयती और हमेशा खुदगर्जी की माफ़ी मांगी थी। इतने सच्चे जज्बों को दुत्कारा था। सगे रिश्तों और वालिदैन का दिल दुखाया था। आपने घर की चारदीवारी को लांघ कर खुद को खुद ही ज़माने के भेड़ियों के हवाले किया था। सब ज़िंदगी से इससे खराज क्यों ना वसूल करती। तभी आज दामन में खसारों पछतावों के अलावा और कुछ नहीं था। रात ताबिश के फ़ोन पर वो सॉरी फॉर एवरीथिंग का मैसेज भेज चुकी थी, मगर दिल को सुकून कहाँ था। अब भी महफिल में बेसुकून सी थी, मगर अब सबकी खुश खातिर फंक्शन में शिरकत करने ज़रूर आई थी। खुद गर्जी का मुजाहरा ना किया था। फंक्शन में मलिक शुजात ने भी बुझे दिल के साथ शिरकत की थी, लेकिन अर्शमान जाने कहाँ गायब था। किसी को कुछ खबर नहीं थी। कौन जाने वो अपने दिल में क्या का तूफान लिए बैठा था। वो मम्मी के पहलू में शादों पर हाँ बैठा रहम और आयशा भाभी की बातों पर कह के लगा कर हंस रहा था। नेहा भी उसके पास बैठी थी। सयामी से बार बार देख कर निहार रहा था और जुबान से इसका इजहार भी कर रहा था, मगर इसे छेड़े रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर खाना खाया गया और खाने के बाद इनका यादगार तरीन फ़ोटो सेशन हुआ। फंक्शन के अख्ताम तक सब थकन से चूर हो चुके थे। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगे। सब बड़े मेन ब्रोर पर ख़ानदान के बुजुर्ग हस्तियों को रुखसत कर रहे थे। ताशु, मुझे ब्राइडल रूम जाना है। मम्मी ने आहिस्ता से झुककर ताशु के कान में कहा, क्यों मोना, अब तो घर जाने लगे हैं? खैरियत नहीं, मुझे वॉशरूम जाना है, फ्रेश होना है, घर तक का इंतज़ार नहीं कर सकती। वो रोने से शक्ल बनाकर बोली, ओके चलो। इसे हाथ थाम कर ब्राइडल रूम तक लाया। ओके, रिलैक्स होकर जाओ, मैं इधर ही हूँ, किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो आवाज़ देना। ओके। वो अंदर दाखिल होकर वॉशरूम गई और फ्रेश होकर बाहर आई, मगर बाहर निकलते ही इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थीं। सामने ही डोर अंदर से लॉक किए अर्शमान इत्मीनान से खड़ा था। हाय, इसने हाथ हिलाकर विश किया था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मम्मी ने खौफ के मारे कदम पीछे लिए। वो चिल्लाने को मुंह खोलने लगी जब अर्शमान ने भागकर इसका मुंह दबोचा। वो शायद फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आया था। तभी रूम से हॉल का दाखिल दरवाज़ा लॉक कर रखा था और बैरों ने गेट पर खुलने वाला दरवाज़ा खोला था। अर्शमान ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ी चादर डाली और इसे घसीटते बाहर लेकर गया। ले जाकर गाड़ी में फेंका और जन से खड़ी हो गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ, सिक्योरिटी गार्ड्स को तो ये समझने का मौका ही नहीं मिला। इस घटरी को रुखसत करवाया जा रहा है। चादर के नीचे इसके मुँह पर टेप लगाकर इसे घसीटा जा रहा है। कुछ ही देर में हाल में जैसे तूफान बर्पा हो गया था, जो मलिक ताबिश सिराज ने मचाया था। ताबिश की सब तदबीरें और सब सरतोड़ कोशिशें, सब हेले बहाने धरे रह गए थे। शहर का चप्पा चप्पा छान मारा था। हर सड़क पर नाका लगा था। हर सिम से इसे पुकारा था, मगर वो मिलकर नहीं दी थी और वो माही बेआब की तरह तड़प रहा था। मलिक शुजात भी नवीद हसन के पास बैठे थे और बेहद परेशान थे। क्या हो क्या रहा है आखिर? इतने सुलझे हुए इंसान अर्शमान ने क्या अजीब हरकत की थी? आखिर खुद बहुत ज़्यादा परेशान थे तो किसी की भी इनसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। अभी कुछ देर पहले पुलिस स्टेशन की जानिब से हल्की सी मुहिम से खबर मिली थी कि अर्शमान की भी वो भी दिल दहला देने वाली को अपनी अब से कुछ देर बाद फ्लाइट से अपनी मिसेस के साथ अमेरिका जाने वाला है। तभी मलिक शुजात का फ़ोन रिंग हुआ था। अर्शमान की कॉल थी। मलिक शुजात ने रिसीव की। बेखैरत, नाखल्फ, नाहंजार जलील, ये क्या किया तुमने? मोमिना किधर है और ये क्या गिरी हुई हरकत की है तुमने? अर्शमान, हाउ डेयर यू! ओ पापा प्लीज़, लेक्चर बाद में दीजिएगा, पहले ताबिश सिराज को फ़ोन दें। इसके बागी से लहजे पर मलिक शुजात ने दांत पीसे, मगर फ़ोन ताबिश को दे दिया। हेलो, ताबिश सिराज ने खुंखार लहजे में कहा। अब तुम भी लेक्चर देने ना शुरू हो जाना। मेरे पास टाइम नहीं है। या गालियाँ धमकियाँ क्योंकि सुनने के मूड में नहीं हो और टाइम भी नहीं है तुम्हारे पास। चलो, अब मम्मी से इतनी मोहब्बत करते हो तो एक चांस दिया तुम्हें। अगर मोहब्बत में इतनी ताकत है तो एक बार आजमा लो। 1 घंटा है तुम्हारे पास।
फ़ौरन सिटी एयरपोर्ट पहुंचो, नहीं तो मम्मी को लेकर अमेरिका की फ़्लाइट से खुद तुम्हारा दिमाग अपने ठिकाने पर नहीं है। शायद यहाँ से 3 घंटे लगते हैं इस एयरपोर्ट के। ताबिश फ़ोन सुनते सुनते तेज़ी से बाहर निकला। सबको घर पहुँचने का सारा इशारा करना नहीं भूला था। ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है, मेरा नहीं है, हरी अब कहकर इसने फ़ोन बंद किया। ताबिश ने फ़ोन पीछे सियाम की जानिब उछाला और बिजली की तेज़ी से गाड़ी लेकर निकला था। जब इस रेस्टोरेंट पहुंचा तो मालूम हुआ कि भी पौन घंटा पहले ही अमेरिका की फ़्लाइट उड़ चुकी है। इससे इसका चेहरा इसे खोने के खौफ से लट्ठे की तरह सफ़ेद हुआ था। ज़िंदगी और मोहब्बत से इसके हाथों से सूखी रेत की तरह पिघल चुकी थी। वो यहाँ तक कैसे पहुँचा था, ये भी एक अलग दास्तान सी आंधी तूफान बना। वो कई जगह एक्सीडेंट होते होते बचा, मगर फिर भी वो हार चुका था। ताबिश अपने मुर्दा वजूद को घसीटता बाहर अपनी गाड़ी तक लाया। बर्दाश्त की हरारत ख़त्म हुई तो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठता चला गया। आंसू तवातुर से बह रहे थे। हाँ, वो इतना बड़ा मर्द अपनी साला साल की मोहब्बत को रो रहा था कि इर्द गिर्द से गुजरते लोगों को भी इतने मतलब परवाह नहीं थी। आसपास गाड़ियां ही गाड़ी थी। रात के 12:30 बजे का वक्त था और इस कदर मुलझा इधर अंधेरा था। ताशु मम्मी एक गाड़ी के पीछे से निकलकर सामने आई और लरजती आवाज़ में उसे पुकारा और इसके कंधों पर अपना हाथ रखा। वो आंखों में बेयकीनी की इंतहा लिए खड़ा हुआ और मम्मी को खींचकर अपने सीने में भेजा और इसकी पकड़ में इस कदर शिद्दत थी कि मम्मी को लगा इसकी हड्डियां चटक जाएंगी। कैसी हो दोस्त? इस गाड़ी के पीछे से आयुष्मान निकलकर मुस्कुराता सामने आया। ताबिश उसकी जानिब लपका जब मम्मी ने इसके सीने से कोट दबोचकर इसे अपने पास रोक लिया। ठंड रखो यार, जानता हूँ कुछ ज़्यादा हो गया, मगर क्या करता, तुम्हारी मोहब्बत की तड़प ही तो देखनी थी आखिर। देखना चाहता था कि तुम मेरी दोस्त के काबिल हो भी कि नहीं, इसे मुझसे ज़्यादा खुश रख पाओगे कि नहीं, इसके लिए क्या कुछ कर सकते हो। तो ये सब कुछ किया। वैसे भी अब जब कनाडा जा रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने वाला हूँ, तो मैं चाहता था तुम दोनों मुझे सी ऑफ करने और गुड लक बोलने एयरपोर्ट पर मौजूद हो। अब तुमने मोमिना को इतने साल परेशान किया, तो तुम्हारी वेडिंग नाइट में इतना सा झिझका तो बनता था ना। इसने आंख में करके कुछ इस अंदाज से कहा, इनको छेड़ा के ताबिश भी भीगी है पलकों समेत मुस्कुरा दिया था। आखिर इसने इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी लौटाने वाला, इसे एहसास दिलाने वाला कि मोना इसकी ज़िंदगी के लिए कितनी अहम है। सामने दांत निकालता वो शख्स ही तो था जिसने बहुत आला सफरी का मुजाहरा करते जज्बात में कदम उठाया था, मगर बहुत जल्द मोमी की आँख तड़प और आंसू देखकर समझ गया कि मोमी भी सिर्फ ताबिश से मोहब्बत करती है। इस जोर ज़बरदस्ती का कोई फ़ायदा नहीं। तभी इसने ताबिश को कॉल किया और ये शोशा जोड़ा था, ज़रूरी नहीं मोहब्बत को पा लेने में ही सुकून हो, सुकून तो महबूब की खुशी में भी छुपा होता है, अगर कोई इस रम्ज़ को समझे तो। और मलिक अरशमान को ये रम्ज़ समझ आ गई थी और तारीख गवाह है कि रम्ज़ समझने वाले फलाह पाते थे, ज़िंदगी के हर कदम पर कामयाब होते थे। वो दोनों इसे सियाफ करके घर चले आए। घर आकर सबको मुतमईन कर दिया, लेकिन घर आए तो वहाँ एक नया हंगामा इनका मुंतज़िर था। मसीरत का मुजरिम फरहाद काज़मी इनके सामने लान में सर झुकाए खड़ा था और अपने लिए माफ़ी का दरख्वास्तकार था। सबको हकीकत मालूम कहाँ थी। अब हकीकत मालूम होने पर जैसे सिराज महशर में पहुँचा लाया था, मगर यह बात भी ताबिश ने ही संभाल ली थी और रात के इसी वक्त इन दोनों का निकाह करवा कर इनको सीरत के लिए खरीदे गए इनके फ्लैट में भेज दिया था। इसने ये ताबिश की कोशिश नहीं थी कि फरहाद काज़मी को इसके गुनाहों का एहसास दिलाकर आज इसे इस मुकाम तक लाया था कि इसे अपने किए गए हर गुनाह का उजाला करने का मौका मिल गया था। वो फ्लैट पहुंचे तो नेहा फरहाद की गोद में चढ़े क्यूट क्यूट से मुंह बनाती इससे बेशुमार बातें कर रही थी। इन्होंने इकट्ठे बैठकर खाना खाया। सीरत की गैर मामूली खामोशी वो नोट कर रहा था। तभी नेहा को रूम में जाकर सुलाकर आया। बाहर आया तो नेहा सीरत हिचकियों के साथ रो रही थी। वो खामोशी से उसके करीब आकर बैठा। मेरे पास अल्फाज नहीं है जिनसे मैं तो उनसे माफ़ी मांग सकूं, मगर वादा करता हूँ अब से अपने हर अमल, अपनी हर कोताही, हर गुनाह का उजाला करके दिखाऊंगा। वाकई इसके पास अल्फाज नहीं थे। तभी तभी वो खामोश हुआ था, मगर सीरत के रोने में शिद्दत आई थी। ये सब मेरे ही किए गुनाह और माँ बाप का दिल दुखाने की सज़ा है फरहाद, जो मैंने दुनिया पर ही भुगत ली। अब तक मेरी नीयत में ही खोट था, मैंने खुद गर्जी की थी, तभी तुम्हें मेरी तरफ लौटने में इतनी देर हो गई। अगर पहले ही नीयत साफ़ रखती और अपने वालिदैन से माफ़ी मांग लेती तो शायद आज कहानी कुछ और होती। वो अपनी नीयत साफ़ की तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन अपनी रहमत फरमाती। मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ़ करने वाली? मैं तो खुद अपने गुनाहों पर रोती हूँ और ये आंसू तो इसकी रहमत के नज़ूल के लिए बरसे हैं और मैं चाहती हूँ सारी उम्र बरसते रहें। वो बोली तो फरहाद को सुकून मिला था। तभी इसे अपने सीने से लगा लिया। वो दोनों ही अल्लाह ताला के गुनहगार थे। तब दोनों को ही तौबा करनी थी, एक दूसरे के हमरा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर अपने बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश करनी थी। सारा ने रोते रोते सीरत रोते रोते मुस्कुराई थी। अब यकीनन ज़िंदगी की राहों से कांटे चुन लिए जाने थे। सयाम कमरे में दाखिल हुआ तो मसारी छोड़ छाड़ कर ड्रेसिंग के सामने खड़ी आईने में जाने क्या देखकर सूसू कर रही थी। इसे बेहद हैरत हुई। ढोर लाख करता इसके करीब आया। इसके ठीक पीछे खड़े होकर आईने में बौर इसका ऐन माथे पर लश्कारे मारता मसला देखा और एक सर्द सियाह भरी यकीनन ये खूबसूरत लम्हात और हसीन रात इस कलमोहे पिंपल की नज़र होने वाली थी। क्या हुआ जान? खुमार आलूद लहजे में पूछा। मोना क्या है सयाम? ये देखे मनहूस पिंपल इतनी इंपॉर्टेंट पलों में कहाँ से निकल आया है? वो मुस्कुराती बोली तो सब सयाम इसकी बात पर गहरा मुस्कुराया। इसका बाजू थाम कर एक झटके से इसका रुख अपनी जानिब मुड़ा था। वो जुगनू हो, सितारा हो कि पिंपल, तेरे चेहरे पे सभी महताब से हैं। इसने मुस्कुराते शेर को तकरीबन शहीद करके इसे छेड़ा तो वो तिल मिलाई। सयाम प्लीज़, मुँह बनाया। ये तो मानती हो ना मिसेस के पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना? इसकी बेतहाशा मायने खेज बोझल लहजे की सरगोशी ने अरफा के होश ठिकाने लगाए थे। तभी अब अंदाज़ा हुआ कि वो पिंपल के चक्कर में क्या बोल बैठी है।
कब मैंने ऐसा कब कहा? वो साफ दामन बचाना चाहती थी, मगर सामने भी वो सड़ा बैंगन था। नहीं तो अभी तो खुद कन्फेस की है ये बात, मगर नहीं मुकर नहीं सकती, ना मैं मुकरने देने वाला हूँ। जब से ये पल इतने स्पेशल है मेरी जान, तो इसे एक पिंपल के पीछे पड़कर क्यों स्पॉइल कर रही है? और यकीन करो, जिनके होने ना होने से मुझे रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम हर हाल में मेरे दिल की मलिका हो, बेतहाशा, हसीन और खूबसूरत, मेरी ज़िंदगी मेरी लाइफ लाइन समझी। और आज तुम मलिक साहब के दिल पर बिजलियाँ ही गिराई हैं, जिनका मैं अभी खराज वसूल करूँगा तुमसे। वो इसे बाजू के सामने कैद किए इसके कानों में रस बोल रहा था, और वो खामोशी से इसे सुनकर मुस्कुरा रही थी। आखिर इसके गले में बाजू का हार पहनाया। सच में सियाम वो खुश हुई। नहीं, अब अगर तुम्हारा पिंपल निकला तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। सियाम की शोशा पर वो जो मुस्कुरा कर इसकी बातें इंजॉय कर रही थी, अब झुककर ज़ोर से इसके कंधे पर दांत गाड़े थे। आउच जंगली बिल्ली, तुम्हारा तो मैं इलाज करता हूँ। सियाम ने इसे बाजुओं में भरा। सियाम, नो नो, मुझे चेंज करना है, छोड़े मुझे। अरफा, बस यस, चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं वही हेल्प करने लगा हूँ। वो आँख बंद करता इसे फूलों के बैच पर लिटाकर बोला तो अरफा का दिल किया माथा पीट ले, मगर अब इस सड़े बैंगन की संगत और गुर्बत में यूं ही जिंदगी हंसते हंसते गुजरनी थी। शादाओं फरहा एक बेहद खुशगवार जिंदगी। वो मोना को बाजू में उठाए अपने कमरे में दाखिल हुआ, दरवाजे पर ही से नीचे उतारा था, दौड़ लाग करता ताबिश ने इसे अपने साथ लगाया था। मोमी ने भी झिझकते इसके कंधों पर अपने बाजू फैलाए थे, मगर जल्द ही से अपने कंधे पर नमी महसूस हुई तो बुरी तरह किसमिसाई। यूं भी ताबिश ने जैसे इसे सीने में बीच रखा था, यूं लगा जैसे पसलियाँ चटक जाएंगी। ताशु वो घुटी घुटी आवाज़ में बोल पाई थी, मोना मैं बहुत डर गया था यार। वो भीगी पारी आवाज़ में इसके बालों में मुंह दिए बोला, तो आप डर गए थे ताशु? तो आप मुझे तो ना डराएं। वो हंस हुई, मगर अब वो दीवाना मार इसका चेहरा चूम रहा, इसके पूर अपनी शिद्दत भरा लिम्स छोड़ रहा था। ताशु, मोना ने फिर इसे कंधों से दबोच कर छोड़कर होश दिलाना चाहा। सालों से पल पल इस पल का इंतजार किया है मैंने। मोना, तुम दूर चली जाती तो मैं मर जाता, मेरी बरसों की रियाजत धूल हो जाती। इसके माथे से माथा टिकाकर इसने एक जज्ब के आलम में कहा, तो आंखें लाल अंगारा हो चुकी थी इसकी खराब हुई हालत तो वो एयरपोर्ट पर देख चुकी थी, मगर अब तो मैं आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ। मोमी ने अपना नरम हाथ इस खूबसूरत आंखों की नमी अपने पूरों पर जज्ब की और नरमी से चेहरा थामा। फिर अपने होने का सबूत दो मैगी जान। वो उसकी नाक से अपनी नाक रब करता बोला। मोमी ने लड़ते झिझकते इसके माथे पर लब रखी, फिर दोनों आंखों को चूमा और आंखें बंद की। इन होठों की नरमी को अपने होठों पर महसूस किया। हलक में कांटे सूबे थे। दोनों हाथों से इसकी गर्दन थाम कर अपने होठ इसके होठों पर रखे और अपने जलते दिल जान को इसके महकते जाम से शराब करने लगा। काफ़ी देर बाद खुद को शराब करके पीछे हटा और इसकी बाहों में लड़स रही थी और लंबे लंबे सांस भरकर अपना सांस में बाहर करने की कोशिश कर रही थी। जानती हो आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। आखिर इसे ख्याल आ ही गया, तभी इसका दिलकश सरापा निगाहों में भरकर कहा, आपने तो बताया ही नहीं मुझे। वो मुंह बनाकर बोली, ये सारी रात यही बताने के लिए है मेरी जान, और अभी तुम्हारी मुंह दिखाई भी देनी है मैंने। इसने मोमी को बाहों में भरा और मसहरी की जानिब लेकर गया। वो मुस्कुराते इसकी गर्दन में बाजू डाले इसके सीने पर सर टिकाए सुकून सी आंखें मूंद गई थी। चांद भी इनके इस खास मंजिल में मुस्कुराया था। नेक नियतें हमेशा मुराद पाती हैं, जैसे इसे भी सदियों से इसी बात का इंतजार हो कि इन रूहों का पाक मिलन हो और कब चांद और ये आसमान इन खूबसूरत दिलों के मिलन का गवाह बन जाए।